नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग वापस से मिले हैं। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर हमारा था वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया है 3 चैप्टर, उसके सारे के सारे सवाल आप लोग कर रहे हो। ठीक है ना। मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन देते जाऊंगा। मैंने आपको बीच में छुट्टी दी थी, इसका फ़ायदा उठा के आप लोग जो है यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चंस कर सकते थे। तो आई होप सोनिया, तुमने वो कुछ क्वेश्चंस किए जो मैंने तुमको दिए थे यूनिट नंबर सेकंड के। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चंस तुम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लो। ठीक है, ताकि मैं आगे से आगे तुम्हें क्वेश्चंस दे पाऊँ। आज हम अगले पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो सौरभ और सोनिया सोनिया तुम दोनों मुझे बता देना कि क्या तुम लोग जो है ढंग से कर पा रहे हो। हाँ, उनको जल्दी फिनिश करो बेटा, है ना, उनके पास बहुत सारी चीजें। आगे हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन में जो पहला पहला टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। तो हमारा जो आज मोशन मोशन पहला चैप्टर है ये मोशन इन 2D, मतलब द्विविमी में गति। द्विविमी में इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मोशन इन टू डायमेंशन। आंसर की चाहिए सौरभ को। ठीक है सौरभ, तुमको आज आंसर की मिल जाएगी। ठीक है ना। और सोनिया तुम भी फटाफट से यूनिट नंबर सेकंड के सवाल खत्म करो, उसकी आंसर की मैं आज आपको दे दूंगा। ठीक है, और साथ के साथ ही दे दूंगा उसके सॉल्यूशंस, ताकि आप लोग अपना मिलान कर पाएं से। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा जो एग्जांपल है 2D का, सबसे फेमस एग्जांपल जो आपको पता होगा, देखो, प्रक्षेप्य गति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। और वैसे इसका नाम क्या है? प्रक्षेप्य गति। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बट कोई बात नहीं, तुमको मैं दिख जाऊंगा, डोंट वरी, मैं तुमको दिख भी रहा होगा, हल्का फुल्का ही सही। तुमको तो केवल स्क्रीन देखनी है, तुम स्क्रीन पे ध्यान देना, मेरे ऊपर ध्यान मत देना। ठीक है ना। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, वैसे अपने बचपन में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप की होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह की चीजें काम करते हैं, वो सब चीजें आप लोगों ने वैसे पढ़ तो रखी होगी थोड़ी बहुत। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप जब है ना कोई गेंद फेंकते हो, आप लोगों ने बचपन में तो खेला ही होगा, एक बंदा गेंद फेंकता है, फिर दूसरा बंदा उस गेंद को पकड़ लेता है। सबसे कॉमन, सबसे फेमस एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का ये। ठीक है ना। तो वो गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आकर गिर जाती है। ये बात भी आपको पता होगी। खेल जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक तरह से कोई यहाँ से ओरिजिन से एक इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उसको प्रदान करता हूँ किसी वस्तु को, और उसको किसी कोण पर ऊपर फेंकता हूँ, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो वस्तु ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाती है। ये बात तो खैर आपको पता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को अंजाम देने के लिए आपको इनिशियली कोई ना कोई एक वेलोसिटी देनी पड़ती है, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी यू कह देते हैं। फिर ये वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और फिर उस हाइट पर जाने के बाद वहां पर वो अपना वेग एक पल के लिए शून्य कर लेती है। हाँ, वेरी गुड सोनिया। ठीक है ना। फिर ये जब शून्य कर लेती है तो एक हाइट ले लेती है, उसके बाद से नीचे गिर जाती है। पर आपको इसको ऐसा मोशन कराने के लिए मजबूरी है कि कोई ना कोई एक एंगल थीटा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 180 पे इसको सीधा ऊपर भेज दो तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि आप लुढ़का दो जमीन पे 0 डिग्री एंगल पर तो नहीं होगी। 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई कोण आपको इसको देना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको कोई कोण दिया बेटा,
तो ये ऑटोमेटिकली अपनी वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लेगा। अब कैसे बनाएगा कंपोनेंट? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है वेक्टर के अंदर कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी कोण पर होती है तो उसके एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश कुछ ना कुछ घटक जरूर निकल के आते हैं, कुछ ना कुछ घटक निकल के आते हैं। यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी घटक निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेग है, जो प्रारंभिक वेग है, वो एक सदिश राशि है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई सदिश राशि किसी एंगल पर है तो इसके घटक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो घटक क्या होंगे? थीटा से चिपका हुआ जो होता है वो होता है कोस का घटक। तो मतलब थीटा से चिपका हुआ मतलब ये, और ये एक्स अक्ष होती है बेटा, नॉर्मली ये एक्स अक्ष होती है, इसलिए इस एक्स घटक बोल देते हैं, एक्स कंपोनेंट, विच इज सिंपली कोस कंपोनेंट। तो u का कोस कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u कोस थीटा, और उसके सामने वाला हो जाएगा साइन घटक, या फिर अगर आप घटक साइन थीटा होता है तो यू वाई कितना हो जाएगा? u साइन थीटा। ठीक है। और अधिकतम ऊंचाई पे मैंने आपको पहले बोल दिया कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद में ये अधिकतम ऊंचाई का एक हिस्सा है, मैक्सिमम हाइट है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। यहाँ पर इस अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका ऊपर की ओर वेलोसिटी वाला घटक तो क्या हो जाएगा? जीरो। बट ये आगे तो भागेगा, तभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन अंजाम होगी। तो आगे भागेगा, इसलिए एक्स घटक की तरफ वेलोसिटी शून्य नहीं होगी। एक्स घटक की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी से पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, और फिर वो किसी स्थिति में जाके यहां पर जाके वो यहां पर जो है गिर जाएगा, और यहां पर उसकी मोशन खत्म हो जाएगी। तो जहां से मोशन शुरू हुई और जहां पर खत्म खत्म हुई, उस दूरी को, उस क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? क्षैतिज परास। ठीक है ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज परास को। देखो, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये हॉरिजॉन्टल एक रेंज होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज है ये बेसिकली। तो यहाँ पर ये होता है ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। तो ये क्षैतिज परास कितनी हो गई इसकी? हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो गई इसकी? आर कहलाती है, ये रेंज है। आर मतलब रेंज। लाइट आ गई, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो होगा वो हमारे पास बेसिकली आर कहलाएगा। ठीक है ना बेटा? क्षैतिज परास इसको हम बोल देंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिए। अब इसी के साथ आप लोग लिखना शुरू करो, मैं आपको लिखाता हूँ। लिखो, पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बन गया सबका बच्चों? फटाफट डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको जो लिखा रहा हूँ वो लिखते जाओ। इस डायग्राम में आपको सब चीजें मैंने बता दी। इन सभी चीजों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इसकी, इसको समझेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में आखिर कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत बड़ी है, बट मैं आपको उतना बड़ा नहीं पढ़ाऊंगा जितना आपके फर्स्ट ग्रेड के लायक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जितना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, उतना ही काफी होगा आपके लिए। लिखो, लिखो। यदि कोई कण पृथ्वी से यदि कोई कण पृथ्वी से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, यदि कोई कण पृथ्वी से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, यदि कोई कण पृथ्वी से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में
गति करता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करता है। कण की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कण की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कण की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तथा फेंके जाने वाले कण को तथा फेंके जाने वाले कण को प्रक्षेप्य कहा जाता है। तथा फेंके जाने वाले कण को प्रक्षेप्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे नीचे लिखो उदाहरण, लिखो उदाहरण। उदाहरण के तौर पे नंबर 1, पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर बॉल को फेंकना या गेंद को फेंकना। तुम बोलो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी बोल। तो पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर गेंद को फेंकना। पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर गेंद को फेंकना। नंबर 2 लिखो, क्षैतिज गति करते हुए वायुयान से क्षैतिज गति करते हुए वायुयान से गिराए गए बम की गति। देखा होगा आपने वायुयान के अंदर से अगर तुम बम फेंकते हो, जो अपनी वायुसेना फेंकती है, तो वो ऐसी क्षैतिज गति करती है। वो क्षैतिज गति से करते वायुयान से क्षैतिज गति करते वायुयान से गिराए गए बम की गति। गिराए गए बम की गति, सिंपल। नंबर 3 लिखो, धनुष से निकली तीर की गति। धनुष से निकले तीर की गति, ऐसे श्री राम का बाण, ठीक है। धनुष से निकले तीर की गति वो ऐसे जाता है एकदम किसी कोण पर। धनुष से निकले तीर की गति। नंबर लास्ट और लिख लो, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। बंदूक से चार एग्जाम्पल लिखवाए मैंने सौरभ, 4 एग्जाम्पल लिखवाए। नंबर पहला एग्जाम्पल है, पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर गेंद को फेंकना। नंबर 2 है, क्षैतिज गति करते वायुयान से गिराए गए बम की गति। नंबर 3 धनुष से निकले तीर की गति। और नंबर 4 है, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। ये 4 एग्जाम्पल लिखवाए, लिख लिए सौरभ? ओके,
अब लिखो, नीचे लिखो लाइन छोड़ के, प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार मतलब पैराबोला, प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार मतलब पैराबोला होता है। यह द्विविमीय गति का उदाहरण है। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार मतलब पैराबोला होता है। यह द्विविमीय गति का उदाहरण है। अतः प्रक्षेप गति में वेग, त्वरण व विस्थापन, अतः प्रक्षेप गति में वेग, त्वरण व विस्थापन को निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो समझाते हैं। सबसे पहले वेग की बात करते हैं। तो वेग के दो घटक होंगे। प्रारंभिक वेग हमारे पास दो रूप में होगा, एक तो ux होगा x डायरेक्शन में, जिसको हम लोग यूजुअली क्या लिखेंगे, u sin थीटा लिखेंगे, सॉरी uy होगा y डायरेक्शन में u sin थीटा। देन उसके बाद में x की तरफ हम लोग लेंगे तो वो जाएगा u cos थीटा। प्रारंभिक वेग तो यही होगा, तो ये तो वेग के घटक होगा हमारे पास। सिंपली दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास त्वरण की बात होगी। तो त्वरण के रूप में हम जानते हैं कि शुरू में तो प्रारंभिक वेग के लिए कोई त्वरण नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में, बट हाँ वाई में वो पार्टिकल जा रहा है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी का अपोज कर रहा है, और इसी वजह से त्वरण जो होगा वो माइनस का जी होगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी का अपोज कर रहा है प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत। विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन की जब बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले x दिशा में विस्थापन क्या होगा उसका हम समीकरण लिखेंगे। ut मतलब हमारे पास जो विस्थापन समीकरण होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस तरह से एक समीकरण होता है। तो x दिशा में u कितना है हमारे पास, u cos थीटा, x दिशा में घटक ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाफ at स्क्वायर लिखने का कोई कंसेप्ट नहीं बैठता, बिकॉज x डायरेक्शन में इनिशियली कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। त्वरण तो शून्य है x डायरेक्शन में, शुरुआत में मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो हाफ a के अंदर जो a की वैल्यू 0 है, तो कोई मतलब नहीं है। फिर हम s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर y में लिखेंगे। तो y में वैसे भी हमारे पास u कितना है, u sin थीटा है, और t जो है वो तो t है, और हाफ at स्क्वायर में a की वैल्यू माइनस जी है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का अपोज कर रहा है इसलिए। तो अब हमारे पास इस तरह से ये विस्थापन के समीकरण भी आ जाएंगे ऊपर की दिशा में। जब हम गति की समीकरण लिखना पसंद करेंगे इसमें, तो अगर मैं इसकी गति की समीकरण लिखना पसंद करूं मान लो, तो वो भी लिख सकते हैं प्रक्षेप गति में। ये तो विस्थापन हो गया। हाँ, तो प्रक्षेप गति में हमारे पास गति की समीकरण क्या हो जाएगी, नंबर 1 नोट डाल लो, प्रक्षेप के पथ के समीकरण लिखना है नंबर 1 पे। प्रक्षेप के पथ के समीकरण देखो, प्रक्षेप के पथ के समीकरण क्या हो जाएंगे, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ऊपर से लिखा है मैंने, ज्यादा कोई अलग से नहीं लिखा, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, x दिशा में त्वरण शून्य होता है, बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए। नीचे एक लाइन लिख लो ब्रैकेट में कहीं पे भी कि x दिशा में त्वरण शून्य होता है,
प्रक्षेप्य गति में वेग के क्षैतिज घटक का मान नियत रहता है। प्रक्षेप्य गति में वेग के क्षैतिज घटक का मान नियत रहता है। ठीक है, तो ये तो खैर एक्स्ट्रा बातें थी। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये है एक्स दिशा में वेग समीकरण से प्राप्त। कहाँ से मिला? ये ऊपर वाले समीकरण से। तो एक्स दिशा में वेग समीकरण से आपको ये मिला। तो एक्स दिशा में वेग समीकरण से ये आपको प्राप्त हुआ है बाकायदा। ठीक है, ओके ओके। तो y दिशा में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी, टी की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, u तो इतना है, t का वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x अपॉन u कोस थीटा माइनस का हाफ g और एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो सिंपली ये कितना हो जाएगा हमारे पास? थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो y इज इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा, x जो है वो तो x ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब टेन थीटा होता है। तो x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास y दिशा में गति का समीकरण आ गया। तो प्रक्षेप के पथ के समीकरण तो यही प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। मैंने x में भी दिखा दिया और y में भी दिखा दिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। सीधा उसका सूत्र याद रखो, बड़ा सिंपल सूत्र है, मैं आपको सीधा लिखा रहा हूं। नंबर दूसरा लिखो, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, तो खास फॉर्मूला नहीं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, याद हो जाएगा आपको 2 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है, अपॉन 2g। बस सिंपल सूत्र याद कर लेना, याद कर ही लेना, ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें अलग अलग केसेस हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने थीटा की वैल्यू 90 रखी सपोज, अगर मान लो आप बोलो कि सर अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पे कण को उछालूं जस्ट ऊपर, आपके माथे के ऊपर, जस्ट माथे के ऊपर उसको उछालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हाइट जो होगी ना कण की वो सबसे अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम इतनी होती है और ये सबसे अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये? ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से काम करेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 90 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 का स्क्वायर बराबर, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अच्छा, तुम्हें क्या पूछना है? पूछवा लेंगे, चलो। इसका एग्जाम्पल लिखो कि अधिकतम ऊंचाई कब आपको मिल जाती है। उदाहरण लिखो इसका एक। ऊंची कूद की, आपने कभी देखा है लॉन्ग जंप करते हैं लोग बाग, किसी स्विमिंग पूल के अंदर लॉन्ग जंप करते हैं ना,
लॉन्ग जंप का उदाहरण है, इसमें लिखो, यहाँ तक लिखने के बाद लिखना, ऊंची कूद में खिलाड़ी, ऊंची कूद में खिलाड़ी शरीर को ऊपर की ओर उछालता है। देखा आपने, यूं करके यूं ऊपर उछलता है वो, तो वो जब से डेप्थ में जाता है, क्या करता है वो खिलाड़ी, डेप्थ में जाने के लिए ढंग से और ज्यादा काम करने के लिए वो पहले ऊपर उछलता है। शेर 2 कदम पीछे जाता है अधिक तेज वार करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शेर पीछे हट रहा है, वो अधिक तेजी से वार करना चाहता है, दैट्स इट। तो लिखो, ऊंची कूद में खिलाड़ी शरीर को ऊपर की ओर उछालता है। इसका उदाहरण लिखो, ऊंची कूद में खिलाड़ी शरीर को ऊपर की ओर उछालता है। दूसरा उदाहरण लिखो, सेकंड एग्जांपल, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक अधिकतम पहुंचाने के लिए 90 डिग्री पर फेंकना चाहिए। ऐसे फेंको तो सबसे ऊपर जाएगी वस्तु, ऐसे फेंकोगे तो, यूं फेंकोगे तो इतनी ऊपर नहीं जाएगी, बट यूं फेंकोगे तो ऊपर जाएगी वो सबसे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा लिखो, बिल्कुल बिल्कुल। यस यस सोनिया। अब देखो, मैं तीसरा आपको दिखाता हूँ, अधिकतम ऊंचाई हो गई, इसका एग्जाम्पल भी हो गए। अब नोट नंबर 3, प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल मतलब वो कितने समय तक हवा में बना रहता है। तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला याद करना, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ढंग से याद कर लेना इसको, है ना। इसमें भी केस ये बनता है, जैसे मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अधिकतम कण ऊपर तभी रहेगा जब ऊपर तक रहेगा, मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, तो टी मैक्सिमम तब रहेगा जब 90 डिग्री एंगल, तो यू, बस। क्षैतिज परास का एक लास्ट सूत्र और लिख लो, जो काम आता है आपके क्वेश्चंस करने में, नंबर चौथा, प्रक्षेप की क्षैतिज परास, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सिंपल है। अब इसमें है ना, केस ये बनता है, यदि थीटा नियत हो, एक कांस्टेंट कोण पे आप उसको भेजो, यदि थीटा नियत हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, बिकॉज थीटा तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो ये सवाल भी कभी भी आता है कि फिर रेशियो बताओ उसका क्षैतिज परास का, तो R1/R2 रेशियो आप निकाल सकते हो। इट्स वेरी इजी, दैट इज U1/U2 बस सिंपल है। ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर मान लो 45 डिग्री आपने कर दी, सो आर मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, जी बस। इसके एग्जांपल लिख लो, नंबर 1,
आ जाओ, पहले यहाँ तक आ जाओ। चक्का फेंक, भाला फेंक। अरे तुम जानते नहीं क्या उसको भाला फेंकता है? क्या नाम है उसका? भाला फेंक में तो वो एक ही आदमी, चक्का मतलब वो ऐसे डिस्क डिस्क थ्रो होता है ना। भाला फेंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार? तो नाम ही याद नहीं आ रहा बंदे का यार। नीरज चोपड़ा। फेमस है ना वो भी भाला फेंकने में। तो वो प्रक्षेप्य गति का पूरा अध्ययन करके जाता है वो। पूरा स्टडी करके जाता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का। उसके भाला फेंकने में क्षैतिज परास उसको मैक्सिमम चाहिए। कितनी दूरी तक वो भाला फेंके। हाँ, जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रो में वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, इसलिए वो 45 डिग्री के एंगल पे भाला फेंकता है हमेशा। पूरा कैलकुलेशन करके बिठाता है और 45 डिग्री के एंगल पे ही वो भाला फेंकेगा। तभी जाके उसको अपनी आर मैक्सिमम मिलेगी। पूरा फिजिक्स लगा जाता है वो। तो चक्का फेंक मतलब डिस्क थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो मतलब कि भाला फेंक। तो ये एग्जांपल है। अब नोट नंबर 5 डालो। इसमें लिखो, अधिकतम ऊंचाई व उड्डयन काल में संबंध, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड उड्डयन काल, वो क्या बोलते हैं, फ्लाइट टाइम है। तो ये होता है, इसका रिलेशन होता है 8h मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितना होता है, GT²। क्या रिलेशन तो तुम ऊपर से निकाल सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे पास में है। तो जब फॉर्मूले है तो रिलेशन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। और एक लास्ट नोट और लिख लो। बस इतनी ही चीजें हैं जो फर्स्ट ग्रेड में काम आती है। इसमें क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा ज़्यादा कुछ काम नहीं आता। इन्हीं फॉर्मूलों से क्वेश्चन घूम फिर के बन जाते हैं। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, फ्लाइट टाइम बोल। फ्लाइट टाइम मतलब फ्लाइट का टाइम कितना है, रात को 10 बजे। एनीवे लिखो, अधिकतम ऊंचाई के लिए, वैसे मैंने ऊपर लिखा दिया, फिर मैं दोबारा हाईलाइट करा रहा हूँ नीचे इस चीज के लिए। हाईलाइट के लिए लिखा रहा हूँ, लिखो, अधिकतम ऊंचाई के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप्य कोण का मान स्पेन की पेरिस की फ्लाइट याद होती है। बिल्कुल सही बात है। अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप्य कोण का मान 90 डिग्री तथा अधिकतम क्षैतिज परास के लिए तथा अधिकतम क्षैतिज परास के लिए अधिकतम क्षैतिज परास के लिए इसका मान 45 डिग्री होना चाहिए। इसका मान 45 डिग्री होना चाहिए। अब लगे हाथ एक सवाल कर लेते हैं, हालांकि इसके मैं बहुत सारे सवाल आपको दूंगा बाद में। आसान सवाल आते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं आते हैं, चिंता मत करो। और एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल कर लो। एक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड है। देखो, एक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड है। एक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड है तथा उसकी परास 500 मीटर है। तथा उसकी परास 500 मीटर है।
इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? ए सवाल आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, बताओ कितना आसान सवाल है। जल्दी से करो, 1 मिनट का सवाल है ये, और मुझे इसका आंसर दो। क्विकली इसको फिनिश करो, मुझे इसका आंसर चाहिए अभी के अभी। हो गई क्या तसल्ली? कितना आया आंसर? गलत जवाब, 122.5 मीटर आएगा। तुम्हारा कितना आया सौरभ? सौरभ से पूछते हैं एक बार। तुम यार गड़बड़ कर रहे हो। हाँ सोनिया। हेलो। हेलो। सर मैंने तो ऐसे किया था जैसे आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी होता है ना, तो वैसे हाँ, ही मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय टू जी। अब यू स्क्वायर बाय जी तो आर होता है, वो आपने दे रखा है 500 मीटर, तो 500 बाय टू 250 आ गया ना। अब मैं करके दिखाता हूँ, देखो। तो सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता? तुमने इसमें तो मैक्स, टाइम ऑफ तुमने तो क्या निकाला? तुमने थीटा जो है ना, वो तो तुमने वो मान लिया ना।
हाँ, मैंने वो थीटा मैक्सिमम मान लिया ना। अच्छा। नहीं, देखो आपने जो ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है ना, आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी, हाँ, मैंने आर ये मैक्स फॉर्मूला इक्वल यूज टू लिया यू है। स्क्वायर बाई जी लिखा हुआ है, ये तो सही बात है। और फिर एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय टू जी। ये भी बात मान ली, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई टू जी होता है। तो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू तो अपन को पता है 500 दे रखी है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, तो अरे मुझे 250 ये आ तो गया। बताओ कि तुमसे किसने कहा कि आर मैक्स की वैल्यू जो है दे रखी है आपको? तो आपने मैक्सिमम हाइट पूछा है ना। तो मैक्सिमम हाइट की वक्त थोड़ी आर मैक्स थोड़ी होता है। आर तो आर है, मैक्सिमम हाइट एक बार चलो करके देखते हैं, मैं बताऊं कैसे करा मैंने। ये ऊपर जो मैंने रिलेशन लिखा है ना बेटा, मैंने इससे किया। ये जो ऊपर रिलेशन लिखा है ना, इस रिलेशन में आप देखना बेटा कि इसमें एच का जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जी टी स्क्वायर बाई एट। ठीक है ना, थीटा बीटा का सब रोल खत्म हो गया इसमें। जी का वैल्यू कितना है, 9.8 है। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है, 10 सेकेंड है। और एट तो एट है ही, सही बात। इसी को सोल्व करना था आपको बस। अब आप जो लगा रहे हो ना, वो लगा रहे हो मैक्सिमम। मैंने ये कब कहा कि थीटा का कोई रोल प्ले हो रहा है इसमें, और यहाँ पे मैक्सिमम कोई रोल है ही नहीं। ये कोई कंडीशन दे नहीं रखी इसमें, मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि अधिकतम सॉरी अधिकतम परास आपको दे रखी है इसमें। अधिकतम परास नहीं दे रखी है इसमें, केवल परास दे रखी है, उसकी परास। ठीक है। हाँ, अगर वो ऐसे बोलता कि आर मैक्स बराबर 500 मीटर है, तो फिर हम लोग ये बोलते हैं कि यार इस स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। चलो, सर आप ये ये तो बोलो। दिखने में सुनो, छोटे लगते हैं, इजी भी लगते हैं, लेकिन इनमें ना वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अरे तो इतना सोचना ही नहीं है, मेरी बात सुनो। एच मैक्स थोड़ी पूछा, एच मैक्स आप बोल रहे हो यू स्क्वायर बाई टू जी टू जी। होता है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में आप क्लियरली ये बात बोलोगे, थीटा बराबर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। ठीक है ना, थीटा बराबर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। टी बराबर कितना होता है, टू यू बोलो। साइन थीटा बाय जी। टू यू साइन थीटा बाई, ओके। ओके, ये भी देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पुट कर दोगे तो फिर तो टाइम भी आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इसने उड्डयन काल मैक्सिमाइज दिया ही नहीं है ना, मतलब थीटा के लिए कोई शर्त नहीं दी है ना। फिर उस स्थिति में तो आप ये भी जो है मैक्सिमाइज कर दोगे। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये नहीं है। देखो, जो प्रक्षेप गति होती है ना, तो प्रक्षेप गति के लिए ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। और वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो मैक्सिमम के लिए ये वाली जो ऊंचाई होगी ना, ये अधिकतम ऊंचाई होगी। अब ये हमेशा मैक्स हो, उसके लिए जरूरी शर्त है। अगर मैक्स अगर आपको लेनी है तो फिर तो वो ऐसी गति हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर गति हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर आप ये शर्त ले रहे हो 90 डिग्री वाली अधिकतम की, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, वो ऊर्ध्वाधर गति है, वो वर्टिकल मोशन है। ठीक है ना। अच्छा। वो वाली यस बात सर। नहीं, वो इस अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहा है, इस वाली की। तो ये तो आप गलत ले जाओगे फिर। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा सोचना कम पड़ेगा। जो नॉर्मल फॉर्मूले लिखा है ना, उन्हीं पे जितने फॉर्मूले याद रखते जाओगे ना, उतने उतने कंफ्यूज हो जाओगे। खैर, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। मैं आपको सवाल दूंगा इसके प्रक्षेप गति के बहुत सारे, उसके सॉल्यूशन भी दूंगा। तो धीरे 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 किस सवाल में क्या लैंग्वेज बननी है, कम से कम 100 सवाल करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप मास्टर माइंड हो जाओगे इन चीजों में। कि कैसे सवाल पूछेगा, कैसे क्या करेगा। आएंगे आसान सवाल, कोई कठिन सवाल नहीं आएंगे, ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे। ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो सब तो आप खैर कर पाओगे, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तुम्हारा सवाल पूछ लो पहले एक बार, तुम क्या पूछना चाह रही थी? सर मेरा क्वेश्चन है ना, वो है रूट मीन स्क्वायर का कोई है क्वेश्चन, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ।
सर भेजा है मैंने आपको, देखना। In an experiment that measures the angular distribution of the emission of particle, the angular distribution function. तो इसको डिफरेंशिएट किया तुमने डेल्टा थीटा को? सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे डेल एफ अपॉन में एफ कर दिया मैंने, अब इसमें डेल्टा एन और डिवाइड बाय एन प्लस डेल्टा एन डिवाइड बाय एन ऐसे करना है एरर निकालने के लिए, लेकिन इसमें डेल्टा एन तो दे ही नहीं रखा। डेल्टा एन मतलब अनसर्टेनिटी दे रखी है आपको ना, एन के अंदर। हाँ, इसमें ये एन एट पाई बाय 4 ये दे रखा है। ये तो एन एट पाई बाई फोर तो खैर अलग चीज है। इससे अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे तुम? इसका एवरेज भी लेंगे तब भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी। तो इसमें एन में अनसर्टेनिटी आपको नहीं दे रखी, इसमें आपको केवल दे रखा है एन। ये तो फिक्स वैल्यू, इसमें तो अनसर्टेनिटी आएगी नहीं मेरे हिसाब से। इसी में अनसर्टेनिटी मिलेगी आपको। एन की वैल्यू थीटा पे मतलब पाई बाई फोर को दे रखी है, पर पाई बाई टू में आपको दे रखा है इसने ये। इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 16265। इसका एवरेज निकालना फटाफट से, कितना आ रहा है? 1 मिनट सर। इसका जो भी एवरेज आएगा ना वो हम अप्रोक्सीमेटली एन एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। फिर हम उसकी वैल्यू को जब निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन पाई बाई फोर, तो जो भी एवरेज आएगा ना वट एवर, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे एन वैल्यू एट द पाई बाई फोर, which is called the uncertainty in the pi by n pi by 4. And also, if you want to calculate the uncertainty in the pi by 2, then we can do this same thing with the pi by 2. Because if we have not given the exact value for the particular parameter, then we used the average method. The average value, more data, we need more data to for the more accurate exact value. So we have only two data, so we have to find the exact value
with these two data. I think this will work. क्योंकि मुझे जहां तक याद है एग्जैक्ट डेटा चाहिए होता है अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। अब अनसर्टेनिटी आपको देने लगी तो अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, पाई बाई 4 में, पाई बाई 2 में। उसके लिए एग्जैक्ट डेटा ऐसे ही मिलेगा एवरेज लेके, इसलिए मैंने एवरेज लेने का सोचा है। बोलो कितना आ रहा है? सर उसका तो 12, 22, 8.5। 12, 22, 22, 8.5। 8 इतना आ रहा होगा। हाँ। ठीक है। अब इसको एक काम करो, 16,265 से माइनस करना। क्या सर? 12,228.5 को 16,665 से माइनस करो। एक मिनट। 4036.5। ठीक है, इसको रखो एक बार। अब ऐसे ही 8,192 से माइनस करो। एक मिनट। ये भी सेम आ रहा है 4036.5। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि अनसर्टेनिटी इसमें इतनी है दोनों में। अब आप अपना फॉर्मूला लगाओ, 4036.5 अपॉन 16,265 प्लस 4036.5 अपॉन 8,192 लगा के देखना इस फॉर्मूले में। सर एक मिनट। सर 0.740 आ रहा है। दोनों को ऐड करने के बाद हाँ। 0.7480 तो भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, आ गया क्या? हम्म, ठीक है सर, थैंक यू। इसका आंसर लेकिन नहीं। यही होगा तो फिर। लेकिन सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, ये एन एक्सपेरिमेंटल मतलब ये क्या किया आपने, माइनस क्यों किया है? अरे एक्चुअली थ्योरी होती है, मतलब जैसे मान लो, अरे तुम्हें एरर नहीं पढ़ाई क्या मैंने? एरर में हाँ। क्या होता है, देखो हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब तक एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता तब तक हमको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं होती, उस पर्टिकुलर पैरामीटर की जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और हर बार कोई ना कोई वैल्यू अलग आती है जिस पैरामीटर के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें किसी भी पेन की लेंथ निकालनी है, तो पेन की लेंथ निकालने के लिए आपने कुछ यूज किया होगा, वर्नियर कैलिपर्स। तो फिर उस वर्नियर कैलिपर से आपने 10 रीडिंग ली, आपको क्या पता कि कौन सी रीडिंग सही है? तो फिर सभी रीडिंग्स का हम एवरेज निकालते हैं। जो एवरेज आता है उसको हम मान लेते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। जो एवरेज आता है उसी को हम मान लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू है, और उस एग्जैक्ट वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके एरर निकाली जाती है। समझे? तो जितना ठीक है। ज्यादा डेटा हमारे पास होता है ना मेजरमेंट का, उतनी ही ज्यादा एग्जैक्ट अच्छी वैल्यू निकल के आती है सामने। अब पर प्रॉब्लम ये है कि आपको दो ही डेटा दे रखा है, तो मैं भी दो से निकालना पड़ा मुझे एवरेज। ठीक है सर। चलो ठीक है, थैंक यू।